डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। एमएससी फाइनल केमिस्ट्री की यूनिट है मोसबॉयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसका नेक्स्ट पार्ट है मोसबॉयर मेन कंट्रीब्यूशन। पिछली वीडियो में हमने इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ ड्रॉबैक देखे। मोसबॉयर ने इन ड्रॉबैक्स को कैसे रिमूव किया। फर्स्टली, टू यूज solid crystal as emitter, in which the emitting nucleus is firmly fixed to surrounding nuclei and hence has a very large apparent mass within which the recoil energy can be dissipated, and further to cool both source and sample to low temperature so that thermal motion of the lattice atoms are reduced to a minimum. एक्सपेरिमेंट सेटअप को लिक्विड हीलियम में प्रोसीड करवाया, जिससे क्या हुआ, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। टेम्परेचर नहीं बढ़ने से उनका थर्मल मोशन रिड्यूस हुआ, पहली बात। दूसरी ये है कि ये जो आपका सोर्स लिया वो लिया सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में लेने से रिकॉइल एनर्जी क्या हुई, डिसिपेट हुई। अब हम बात करते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। यहां पे आपको दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिए हैं, टू एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर मोसबॉयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट है शो ए स्क्रू थ्रेड ड्राइव एंड सेकेंड है दिस इज द स्क्रू थ्रेड ड्राइव है, और सेकेंड है an oscillating drive for the cobalt 57 source. Here a piece of cobalt 57 is mounted on a screw thread, rotation of which gives a steady velocity drive to the source. A Geiger-Müller counter, this is Geiger-Müller counter, mounted behind the sample will show a sudden fall in counts rate when the sample start to absorb the gamma ray emitted by the source. यहाँ पे हमने Geiger-Müller काउंटर रखा। ये आपका सैंपल है, थिन मेटल प्लेट है। दूसरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक इन ओसिलेटिंग ड्राइव यूज कर रहे हैं हम। उसमें लाउड स्पीकर कॉइल पे को हमने अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट जो है प्रोवाइड कराई, जिससे क्या होगा, सोर्स ओसिलेट करेगा बैक एंड फोर्थ। एट द एक्सट्रीम ऑफ इट्स मोशन, इस तरह का मोशन होगा। At the extreme of its motion, it will be have zero velocity relative to the sample. अब ग्राफ कैसा आएगा, स्पेक्ट्रा कैसा आएगा, इस तरह का स्पेक्ट्रा आएगा। जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, स्पेक्ट्रा किसके बीच है, काउंट्स पर सेकेंड वर्सेस मिलीमीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड के बीच में। जैसे ही गामा रेज का एब्जॉर्प्शन होगा सैंपल के द्वारा, वैसे ही गीगर-मूलर काउंटर में काउंट्स पर रेट्स एकदम से गिरेगा। दैट इज द स्पेक्ट्रा। काउंट्स पर रेट, काउंट्स पर सेकेंड और मिलीमीटर पर सेकेंड के बीच में कर्व आपका आएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद है एप्लीकेशंस ऑफ मोसबॉयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें एप्लीकेशन में आपका पहला है केमिकल शिफ्ट और आइसोमर शिफ्ट, डिनोटेड बाय डेल, दिस डेल। A nucleus in chemical surrounding different from those of the source does not absorb at the same frequency. This effect is referred to as chemical shift और आइसोमर शिफ्ट। इसे हम समझते हैं टिन के एग्जांपल से। यहां पे टिन हमने तीन अलग अलग वैलेंस स्टेट में लिया
ये 10+4 है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s0 5p0। इसके लिए डेल केमिकल शिफ्ट जो है इसके लिए 0 होगा। मींस जो ग्राफ आएगा, जो स्पेक्ट्रा आएगा वो इस तरह आएगा। यहाँ पे ये जो 0 है ना वो इसके जस्ट नीचे आएगा 0। यहाँ पे ये स्पेक्ट्रा इस तरह 0 के पास आएगा ऐसे। और जैसे ही केमिकल सराउंडिंग चेंज हुई इसमें क्या आएगा, शिफ्ट आएगा। दैट इज यहाँ 0 यहाँ है तो ये शिफ्ट है, दैट इज केमिकल शिफ्ट और आइसोमर शिफ्ट। 10+4 में s इलेक्ट्रॉन नहीं है, p इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5s0 5p0, यानी डेल क्या है, मिलीमीटर पर सेकंड में आपका 0 है, यानी केमिकल शिफ्ट इसमें नहीं है। दैट मीन्स केमिकल शिफ्ट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं टिन, जो कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसमें आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है, तो 4sp3 बना रहा है। तो इसमें s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो डेल होगा 2.1। 10+2 की बात करें तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन p से निकल गए, s में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब आपका s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 2, जिससे डेल आया 3.7। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो केमिकल शिफ्ट है, केमिकल शिफ्ट को कौन अफेक्ट कर रहा है, केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट कर रहा है आपका s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। द मेन फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ केमिकल शिफ्ट इज द s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, is the electron density at the nucleus concerned, and since p and d etc orbitals have zero density at their nuclei, we may be quite specific and say that it is the s orbital electron density which is important. Observation of shift then allows measurement of relative s electron density, which is turn gives an estimate of the bond character of atoms or ion chemically attached to the most buoyant nucleus. मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि डेल से हम s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता लगा जा सकते हैं मोस्ट बुoyant न्यूक्लियस का। It is a relative simple matter to discover the valence state of an unknown tin compound from its most buoyant spectra or chemical shift or isomer shift. Next है आपका another important factor affects chemical shift. Nuclei in excited states usually have a different radius from those in ground state. They may be either smaller or larger. तो आपका डेल का जो फॉर्मूला हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पे रो स्क्वायर, रो एक्साइटेड स्क्वायर माइनस रो ग्राउंड स्टेट स्क्वायर। रो यहां पे है s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ex का मतलब है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियाई। gd का मीन्स है यहां पे रो gd, s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई। r यहां पे रेडियस है, रेडियस ex मीन्स आपका एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियाई के लिए है, ग्राउंड gd ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई के लिए है, gd ग्राउंड स्टेट के न्यूक्लियाई के लिए। फॉर एनी गिवन न्यूक्लियाई, फॉर एनी गिवन न्यूक्लियाई rex माइनस rgd अपॉन rgd कांस्टेंट होगा। एक अगर एक ही न्यूक्लियाई दिया हुआ है तो उसके लिए जो रेडियस है ग्राउंड स्टेट की, एक्साइटेड स्टेट की, वो कांस्टेंट रहेगी। तो डेल डिपेंड करेगा s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर एक्साइटेड, रो एक्साइटेड स्क्वायर माइनस रो ग्राउंड स्टेट स्क्वायर, मींस s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई।